हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। हमारा स्टडी एस के लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आई मीन भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जो भाग की सीरीज चल रही थी 22 भाग में से आपके कुछ भाग छूटे थे। पहले आपने पहले वीडियो में देखा भाग 1 से लेकर भाग 5 तक, दूसरे वीडियो में आपने भाग 6 देखा और तीसरे वीडियो में भाग 7 से लेकर आपने भाग 15 तक देखा। और ये आप लास्ट वाला जो है आपका, तो ये देखेंगे भाग 16 से लेकर भाग 22 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पूरे टोटल आपके 22 भाग दिए हुए हैं, ये सारी डिटेल्स हम बाद में फुल डिटेल्स आप बारी बारी से पढ़ेंगे। बाकी का हम स्टार्ट में चलिए देख लेते हैं कि कौन से भाग में कौन सी डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक दिया हुआ है। ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में के द्वारा हासिल करें। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा जो टारगेट है यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ और बीईओ आई मीन खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान आई मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, तो किस आधार पर है। इसमें भाग 16 आप देखेंगे, भाग 16 आपका जो मिल रहा है इसमें वर्गों का संबंध है। वर्गों का अर्थात जो आपका जाति, जो भारतीय जो समाज है इसको जो वर्णों में बांटा गया है, जो जातीय आधार पर बांटा गया है, ओबीसी, एससी, जनरल, सामान्य, इस आधार पर ये आपका भारतीय संविधान में भी इसके कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये भाग 16 है आपका, जो वर्गों का संबंध बताता है और ये अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसका प्रावधान मिलता है। 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसका प्रावधान मिलता है, जिसमें कि आप देखेंगे अनुच्छेद 340 में इसका पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग आता है तो अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान मिलता है। और अनुच्छेद 341 में इसका अनुसूचित जातियों का प्रमाण देखने को मिलता है। अनुसूचित जातियों का प्रमाण 341 में मिलता है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का प्रमाण देखने को मिलता है। अनुच्छेद 342 में किसका, अनुसूचित जनजातियों का प्रमाण देखने को मिलता है। अर्थात आदिवासी हो गए, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनमें जो विभाजित किया गया है उनको इसमें रखा गया है। अब देखते हैं भाग 16 आपका हो गया। भाग 17 में आपको राजभाषा का इसमें वर्णन किया गया है कि जो भारत देश जो केंद्र की सत्ता है और राज्य की सत्ता है, तो जब अलग अलग विभाजित है तो केंद्र की भाषा और राज्य की भाषा के आधार पर इसमें बताया गया है। किंतु देखा जाए वैसे तो हमारे देश की जो राजभाषा है, जो कामकाज की भाषा है, वो हमारी हिंदी ही है मात्र। बाकी की जो आपकी 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में जो प्रमाण मिलता है, उसमें देखा जाए तो हर राज्य की भाषा अपनी अलग अलग है और उस भाषा के आधार पर उन राज्यों को मान्यता मिली है। जैसे कि हमारे भाषाई आधार पर हमारे देश का पहला देश 1956 में आंध्र प्रदेश बना था। उसी आधार पर अन्य राज्यों को भी बांट दिया गया। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में हम लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, तो उत्तर भारत में हिंदी चलती है आपकी। बाकी देखेंगे तो गुजरात में गुजराती भाषा, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाषा, और इसके बाद उड़ीसा में उड़िया भाषा, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु भाषा और बाकी केरल में जाएंगे तो मलयालम भाषा। इस प्रकार से हमारे भारतीय समाज को या भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा गया है। तो जो राजभाषा का प्रावधान आपको देखने को मिलता है वो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक देखने को मिलता है और इस भाग 17 को 4 अध्यायों में बांटा गया है। जो पहला अध्याय है आपका संघ की भाषा होगी। संघ की भाषा अर्थात केंद्र की भाषा, जो देश की भाषा होगी उसी संघ की भाषा कहते हैं। और ये जो संघ की भाषा होगी इसको अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 344 तक दिया गया है। 343 से लेके अनुच्छेद 344 तक जो कि संघ की भाषा होगी, ये अध्याय 1 में मिलता है। भाग 17 का अध्याय 2 देखते हैं। इसमें प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक इसका प्रावधान मिलता है। 345 से लेकर 347 तक, अर्थात इसमें देखने को मिल सकता है आपका जो राज्यों के आधार पर, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो यहाँ की राजभाषा हम हिंदी कर देते हैं। अगर गुजरात जाते हैं तो गुजरात की भाषा जो मुख्य भाषा है गुजरात की वो गुजराती है, तो वहाँ की जो मुख्य राजभाषा होगी वो होगी गुजराती। तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ की मुख्य भाषा आपकी तमिल है और वहाँ पर जो उसकी मुख्य भाषा अर्थात राजभाषा मानी जाएगी वो तमिल मानी जाएगी। इसी आधार पर भारत देश की सभी भाषाओं को अलग अलग विभाजित किया गया है।
आगे देखते हैं अध्याय 3, जो भाग 17 का अध्याय 3 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग होता है वो कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और इट जो भी भाषा है। इसमें उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो कोर्ट है हमारा, तो इसको भारत देश में हमारे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला आपका एक जिला स्तर का न्यायालय होगा, दूसरा है आपका राज्य स्तर न्यायालय और तीसरा है आपका अर्थात केंद्र स्तर न्यायालय अर्थात संघ न्यायालय। इसमें देखने को मिलता है कि आपका, तो इसमें इन जो न्यायालय में उच्चतम न्यायालय अर्थात आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर इसको भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें अनुच्छेद 348 से लेकर 349 तक का प्रावधान मिलता है। उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे, क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप देखेंगे अनुच्छेद 348 से लेकर 349 में, और ये भाग 17 का अध्याय 3। आगे देखते हैं अध्याय जो 4 है, भाग 17 का जो अध्याय 4 है, इसमें विशेष निर्देश, बाकी को कुछ विशेष निर्देश भी इसमें बताए गए हैं, जिसमें कि आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा विशेष निर्देशों का। तो यह है अनुच्छेद 350 से लेकर अनुच्छेद 351 में, 50 51, ये 50 और 51 दोनों में ही ये अध्याय 4 में विशेष निर्देश बाकी के जो बच रहे हैं इसमें दिए गए हैं। तो आप लोगों ने आपका भाग 16 हो गया, भाग 17 हो गया, अब भाग 18 देख लेते हैं। तो आप भाग जो 18 है आपका, इसमें आपात उपबंध लगाए गए हैं। देखिए हमारे भारत देश में अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आती है या प्राकृतिक आपदा आती है, मानव आपदा आती है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक होता है और उसे निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। और अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है, कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाती है, मानवकृत घटना घट जाती है, तो इसके लिए राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। और आपका यदि कोई बहुत ज़्यादा आतंकवादी जैसे संगठन अगर हमारे भारत देश में विद्रोह जैसी भावना उत्पन्न होती है, तो उसके लिए ये आपात उपबंध का प्रबंध किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद जो हैं आपके देखने को मिलेंगे भाग 18 में। आपात उपबंध इसको माना गया है, इसकी डिटेल्स हम फुल बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360 इत्यादि, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं आपके आपात उपबंध से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका भाग 19 है, ये प्रकीर्ण। देखते हैं कि इसमें प्रकीर्ण जो है आपका, तो इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसका प्रमाण देखने को मिलता है। बाकी के कुछ प्रावधान बताए गए हैं इसमें भाग 19 में देखने को मिलेंगे, और ये कहां से कहां तक, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है। भाग 20, अब भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। अब देखते हैं भाग 20 में जो आपका भाग 20 जो है आपका, इसमें बताया गया है कि संविधान में जो प्रारंभिक रूप से जब संविधान आपका लिखा गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं, किंतु इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जो अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक में जैसे कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये जब भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय उसमें जोड़ा, भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। बाद में रूस के संविधान से लिया गया, और रूस के संविधान के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो इसी आधार पर धीरे धीरे अनुच्छेद में ही जो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, और अनुच्छेद 51 का 51 का इस प्रकार से आपके संशोधन करके उसमें सुधार किया गया है। तो ये आपका प्रमाण देखने को मिलता है भाग 22 में। तो यही आपका है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। आपसे प्रश्न किया जाए कि अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान देखने को मिलता है, तो 368 में प्रावधान देखने को मिलता है भारतीय संविधान संशोधन का। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 21। भाग 21 आपका क्या है, यह अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक, ये जो भाग 21 है आपका, तो इसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक का इसका प्रमाण देखने को मिलता है। इसमें अन्य जानकारियां इसमें समाहित की गई हैं, बाकी की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी का आप ये शॉर्ट में देख रहे हैं कि कौन सी डिटेल्स किसमें क्या दिया गया है। बाकी के हर एक अनुच्छेद 1 बाय 1 करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं 22वां भाग आपका जो है, ये 22 भाग है, ये लास्ट वाला भाग है आपका। इसमें दिया गया है संक्षिप्त नियम।
जो संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट करके इसमें नाम कुछ बताए गए हैं देश और देश की व्यवस्था के, इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। जो प्रारंभिक भाषा थी वो आपकी हिंदी थी। हिंदी में किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रमाण भी इसमें मिलता है। एक प्राधिकरण, अनुसूचियां, कुछ 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, बाद में आपके संशोधन की गई और कुछ अनुसूचियां और भी इसमें जोड़ी गई, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूचियों का प्रमाण देखने को मिलता है वो भाग 22 में देखने को मिलता है। तो ये बाकी का संपूर्ण विवरण आप लोगों ने देख लिया। तो जो 22 भाग थे आपके संविधान के, ये सारे 22 भाग आपके आज से पूरे हुए। अब आपका हम प्रारंभ से चलेंगे। भाग 1, भाग जो 1 है, भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर धीरे धीरे आपके 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 क्लास में देखेंगे। और जो आपकी इंडियन पॉलिटी है बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चलेगी। बाकी की संपूर्ण डिटेल्स पढ़ने के लिए आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए जितने ही हमारे साथ जितने ही लोग जुड़ेंगे उतने ही लोगों को हम अच्छे से अच्छा मतलब कंटेंट भी तैयार करके दे पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने का प्रयत्न करें, वीडियो को पूरा देखें। और बस इतना ही तो आज की हमारी क्लास थी। तो बाकी की क्लास आपकी प्रारंभ से पॉलिटी जो है प्रारंभ होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।